नमस्कार, राधे राधे। आरएस ऑफिशियल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम फंक्शन एंड रिलेशन नाउन्स के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें नाउन केस संज्ञा कारक है। जो नाउन होता है, नाउन के जो फंक्शन हैं कितने प्रकार के होते हैं। अगर नाउन के फंक्शन की बात की जाए तो ये 6 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, तीसरा होता है हमारा पोजेसिंग द नाउन, चौथा कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, पांचवा केस इन अपोजिशन और छठवां नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। ठीक है, तो सबसे पहले केस क्या होता है। केस को हिंदी में कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? केस को हिंदी में कारक कहते हैं। केस द्वारा किसी नाउन का संबंध वाक्य के किसी अन्य शब्द से प्रकट होता है। जो कारक होता है इसके द्वारा किसी नाउन का जो संबंध होता है, नाउन का रिलेशन होता है, वो वाक्य के अन्य शब्द से प्रकट होता है। ठीक है, तो जो केस शोज द रिलेशन ऑफ ए नाउन विद द अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ केसेस के बारे में अध्ययन करेंगे। जो नाउन है, केस संज्ञा कारक, क्लासिफिकेशन ऑफ केसेस, कारक का वर्गीकरण, कारक कितने प्रकार का होता है। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा कि कारक किसे कहते हैं। तो कारक द्वारा किसी नाउन का संबंध वाक्य किसी अन्य शब्द से प्रकट होता है। अब इसके वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे कि ये कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो जो केस होता है, कारक होता है, इसके द्वारा पता चलता है कि वाक्य में नाउन का प्रयोग किस रूप में किया गया है। ठीक है, नाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया गया है, ऑब्जेक्ट के रूप में किया गया है, या पजेसिव केस के रूप में किया गया है। इसके बारे में नाउन का प्रयोग किस रूप में होता है ये पता चलता है। तो कारक की बात की जाए तो ये 3 प्रकार के होते हैं। जो केस के भेद होते हैं वो 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला हमारा होता है नॉमिनेटिव केस। कौन सा? नॉमिनेटिव केस, जिसको हम कर्ता कारक कहते हैं। दूसरा होता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस, जिसको हम कर्म कारक कहते हैं। और तीसरा होता है हमारा पजेसिव केस, जिसे हम संबंध कारक कहते हैं। ठीक है, ये कारक हैं हमारे 3 प्रकार के दिए गए हैं। इन तीनों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं, नॉमिनेटिव केस होता क्या है, कर्ता कारक होता क्या है। ठीक है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। जब किसी नाउन या प्रोनाउन से काम करने वाले का बोध होता है तो वह कर्ता कारक कहलाता है। ठीक है, व्हेन ए नाउन और प्रोनाउन इज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इट इज सेड टू बी इन द नॉमिनेटिव केस। अर्थात जब किसी नाउन या प्रोनाउन से काम करने वाले का बोध होता है तो वह कर्ता कारक कहलाता है। ठीक है, जैसे जो वाक्य दिया है इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए, ध्यान से देखना। ठीक है, मदर इज वॉशिंग क्लोथ्स। मदर इज वॉशिंग क्लोथ्स, माताजी कपड़े धो रही हैं। ठीक है, तो इस वाक्य में बताया गया है कि माँ कपड़े धोने का कार्य कर रही है। तो इसमें क्या बताया गया है? जो वाक्य हमारा, माताजी कपड़े धो रही है। ठीक है, तो माताजी बताया गया है कि माँ कपड़े धोने का कार्य कर रही है। तो प्रश्न उठता है हमारा, कौन धो रहा है? उत्तर क्या मिलेगा? मदर, मतलब माँ। ठीक है, अतः ज्ञात हुआ कि माँ कार्य को करने वाली है, अर्थात करता है। ऐसे शब्दों का प्रयोग नॉमिनेटिव केस यानी कर्ता कारक में होता है। ठीक है, जैसे एक और वाक्य लिख लो, देखते हैं। राजीव थ्रू ए स्टोन। राजा थ्रू ए स्टोन। ठीक है, राजा थ्रू ए स्टोन, राजा एक पत्थर फेंकता है। क्या फेंकता है? पत्थर फेंकता है। तो इसमें कौन पत्थर फेंकता है? अगर पूछा जाए कौन पत्थर फेंकता है तो इसमें आंसर हमारा क्या आएगा? राजा। क्या आएगा? राजा पत्थर फेंकता है। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है हमें कि जो कार्य हो रहा है वो कर्ता के द्वारा हो रहा है। तो इसमें एक बात का ध्यान रखना कि वाक्य की वर्ब के साथ
हु लगाकर प्रश्न करने से सब्जेक्ट का ज्ञान होता है, कर्ता पता चल जाएगा। जो क्रिया होगी उसके साथ अगर हम हु लगाएंगे, वर्ब होगी उसके साथ हु लगाएंगे, उससे कौन करके पूछेंगे कि कौन खा रहा है, कौन पी रहा है, कौन जा रहा है, कौन गा रहा है, तो हमें वहाँ पे कर्ता के बारे में ज्ञान हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगी कर्ता कार्य कर रहा है। ठीक है, एक वाक्य और देखते हैं। मेघा रीड्स अ बुक। मेघा रीड्स अ बुक। ठीक है, जो मेघा है MEG, ठीक है, मेघा, ठीक है, मेघा एक किताब पढ़ती है। ठीक है, मेघा रीड्स अ बुक, मेघा किताब पढ़ती है। तो मेघा क्या है, यहाँ पे कार्य करने वालों का बोध हो रहा है। यहाँ पे मेघा से क्या है, कार्य करने का वाले का बोध हो रहा है। अतः वाक्य में कार्य करने वाला शब्द क्रिया का कर्ता कहलाता है। ठीक है, पहचान मैंने बताई थी कि वर्ब में कौन या किसने लगाकर प्रश्न करने पर जो भी उत्तर आए, जो हमारा वर्ब में कौन लगा दो या किसने लगाकर प्रश्न करने से जो भी उत्तर आता है वो सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब होता है। ठीक है, समझ में आया? ठीक, वर्ब का सब्जेक्ट सदैव नॉमिनेटिव केस में रहेगा। ये हमारा नॉमिनेटिव केस था। दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। क्या है? ऑब्जेक्टिव केस के बारे में अध्ययन करते हैं। ऑब्जेक्टिव केस क्या है? जिस नाउन या प्रोनाउन पर काम का प्रभाव पड़े, या कोई नाउन हो या सर्व प्रोनाउन हो, उस पर किसी काम का प्रभाव पड़े, वह कर्मकारक कहलाएगा। ठीक है, वह नहीं नाउन और प्रोनाउन इन यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, इट इज सेड टू बी इन द ऑब्जेक्टिव केस। तो इसके बारे में अध्ययन करते हैं। वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़ना है हमें। वाक्य मोहित रॉट अ पोएम। मोहित ने एक कविता लिखी। तो इस वाक्य में बताया गया है कि मोहित द्वारा कविता लिखी गई है, अर्थात मोहित द्वारा कविता लिखने का कार्य किया गया है। तो हमने प्रश्न किया कि मोहित ने क्या लिखा, क्या लिखा? तो उत्तर आएगा हमारा पोएम। क्या लिखी? कविता लिखी। ठीक है, तो अतः ज्ञात हुआ कि कविता पर कार्य किया गया है। किस पे कार्य किया गया है? कविता पर कार्य किया गया है। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस यानी कर्म कारक के रूप में होता है। ठीक है, एक और वाक्य लिख लेते हैं। वाक्य लिखते हैं, हरी किल्ड ए स्नेक। हरी किल्ड ए स्नेक। हरी ने सांप मारा। ठीक है, तो हरी ने क्या मारा? अगर क्वेश्चन किया जाए कि हरी ने क्या मारा, तो आंसर आएगा स्नेक। क्या आएगा? स्नेक, सांप। क्या आंसर आएगा? सांप मारा। ठीक है, क्या मारा? सांप। समझ में आया? तो पहचान कैसे करेंगे? वर्ब में क्या या किसको लगाकर, जो हमारी क्रिया रहेगी, या तो इसमें क्या लगा दो या किसको लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर आएगा वह ऑब्जेक्टिव ऑफ द वर्ब कहलाएगा, ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा हमारा। ठीक है, वर्ब का ऑब्जेक्ट सदैव ऑब्जेक्टिव केस में ही होता है, इस बात का ध्यान रखना आप लोग। तो ऑब्जेक्टिव केस समझ में आ गया। तो ऑब्जेक्टिव केस आपको बस इतना ही बोलना है कि जिन शब्दों का कार्य पर प्रभाव पड़ता है, वाक्य में ऐसा शब्द जिस पर कार्य का प्रभाव पड़ता है वह ऑब्जेक्टिव ऑफ द वर्ब, क्रिया का कर्म कहलाता है। ठीक है, नोट क्या है ये? अभी बताया था आपको कि वर्ब के साथ व्हाट या तो क्या लगा दो या किसको लगा दो, लगाने से जो उत्तर आएगा वही हमारा कर्म कारक कहलाएगा। ठीक, अगले पर चलते हैं। अगला हमारा पजेसिव केस है, जिसको हम संबंध कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? संबंध कारक कहते हैं। ठीक है, देखो इससे क्या है, इससे किसी प्राणी या वस्तु के किसी अन्य प्राणी या वस्तु के साथ संबंध होने का बोध होता है। व्हेन अ नाउन शोज पोजीशन, इट इज सेड टू बी इन द पजेसिव केस। कोई भी प्राणी हो, वस्तु हो, अन्य किसी प्राणी वस्तु के साथ अपना संबंध होने का बोध कराए, वही हमारा पजेसिव केस अर्थात संबंध कारक होता है। ठीक,
संबंध या अधिकार प्रकट करने पर संज्ञा का प्रयोग पजेसिव में होता है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक, चलते हैं। जैसे मैंने लिखा राम्स फादर इज ए टीचर, राम के पिताजी एक अध्यापक हैं। दिस इज शिखा साइकिल, यह शिखा की साइकिल है। दिस इज गर्ल्स स्कूल, यह लड़की का स्कूल है। तो इन वाक्यों में आपको राम्स, शिखाज, गर्ल्स शब्द पजेसिव केस में प्रयुक्त हुए हैं। किस में हुए? पजेसिव केस में। तो पजेसिव केस होता क्या है? पजेसिव केस के बाद नाउन होता है, मतलब संज्ञा होती है पजेसिव केस के बाद। इसमें एक नाउन में किसका लगाने पर उत्तर मिलता है? क्या लगाने पर? नाउन में अगर किसका लगा देंगे, मतलब किसका, जैसे वाक्य था हमारा राम्स फादर इज ए टीचर, राम के पिताजी एक अध्यापक हैं। तो जैसे दिस इज शिखा साइकिल, यह शिखा की साइकिल है। ये किसकी साइकिल है? शिखा की साइकिल है। राम के पिताजी एक अध्यापक हैं। ठीक है। जैसे दिस इज गर्ल्स स्कूल, यह लड़की का स्कूल है, तो इसमें भी हमें पता चल जाएगा। ठीक है। तो पजेसिव केस के बाद नाउन संज्ञा होती है। नाउन में किसका लगाने पर उत्तर मिलता है। इसमें एपिस्ट्रॉफी एस तथा बहुवचन में एस से समाप्त होने वाली नाउन में केवल जो एपिस्ट्रॉफी एस कॉमा लगाते हैं, जैसे बॉयज को बॉयज कॉमा लगा दिया। जो बहुवचन संज्ञा एस से समाप्त नहीं होती है उसमें एपिस्ट्रॉफी एस या तो ये लगा दो, ये लगाते हैं। ठीक है, समझ में आया। नाउन पहचान कैसे करें? नाउन के पश्चात या तो पहले एपिस्ट्रॉफी कॉमा एस होगा या फिर पहले एस एपिस्ट्रॉफी कॉमा होगा, और हिंदी भाषा में इनका अर्थ का या की होती है। ठीक है, क्या होता है? का और की होती है। इस बात का ख्याल रखना आप लोग। जैसे मैं बोल दूं, जैसे मान लो हरीश सन, हरीश सन, हरी का बेटा। ठीक है, हरी का पुत्र। तो इसमें क्या है? ये का की, का होगा की होगा, इससे पहचान हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा वो पजेसिव केस था। आगे चलते हैं। कॉम्प्लीमेंट पूरक। कॉम्प्लीमेंट होता क्या है? पूरक किसे कहते हैं? व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट? ठीक है, तो बोलना है बे शब्द जो वाक्य के अर्थ को पूरा करते हैं। क्या बोलना है आपको? बे शब्द जो वाक्य के अर्थ को पूरा करते हैं पूरक कहलाते हैं, या संयोजक क्रिया के भाव को पूरा करने के लिए पूरक का प्रयोग किया जाता है। जो लिंकिंग वर्ब होती है हमारी, इसके भाव को पूरा करने के लिए, इसके अर्थ को पूरा करने के लिए हम कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो ए वर्ड दैट कंप्लीट्स द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट मतलब भाव को पूरा करने के लिए किसी शब्द जो वाक्य होता है उसके अर्थ को पूरा करने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं वह पूरक कहलाता है। ठीक है, पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। बे शब्द जो वाक्य अर्थ को पूरा करते हैं ये हो गए। जैसे मान लो सी इज इल, वह बीमार है। ही इज अ टीचर, वह एक अध्यापक है। तो उपयुक्त वाक्यों में जो इल है और टीचर है, ये शब्द क्या है? हमारे कॉम्प्लीमेंट है। क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। इसका ध्यान रखना, कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। ठीक है, जो हमारी लिंकिंग वर्ब होती हैं, इज, एम, आर, वॉज वर्ब, ये हमारी लिंकिंग वर्ब हैं। इनके बाद सामान्यतः कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग होता है। इस बात का ख्याल रखना। इज, एम, आर, वॉज वर्ब ये हमारी लिंकिंग वर्ब है। कौन सी लिंकिंग वर्ब है? इनके बाद क्या है? कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग होगा। ठीक, इसके बाद कॉम्प्लीमेंट के प्रकार पढ़ते हैं। ठीक है, काइंड्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, पूरक के प्रकार। कॉम्प्लीमेंट्स के दो प्रकार होते हैं। कितने? दो प्रकार होते हैं। एक सब्जेक्टिव होता है, एक ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, सब्जेक्टिव क्या होता है?
सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट द्वारा वाक्य के सब्जेक्ट का वर्णन किया जाता है। यहाँ पे कर्ता का वर्णन किया जाएगा, जैसे रामा बीकम ए टीचर। रामा बीकम ए टीचर। तो यहाँ पे अध्यापक कौन है? रामा। तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है। द वॉइस मेड राहुल, दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट द्वारा ऑब्जेक्ट का वर्णन किया जाता है, जैसे द बॉयज मेड राहुल द कैप्टन। लड़कों ने राहुल को बना दिया, क्या बना दिया? कैप्टन। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग हुआ है, और यहाँ पे जो रामा था उसमें हमारा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग किया गया था। ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यूज ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। कभी कभी आपने देखा होगा कि एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होते हैं, तो कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके साथ दो ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है, जैसे इस वाक्य में, जैसे एक वाक्य लिख लेते हैं, आई गेव रवि ए रिंग। वाक्य है हमारा रामा गेव मी ए बुक। क्या है? रामा, इस वाक्य में जो दिया गया है हमें, रामा गेव मी ए बुक। ठीक है। तो इस वाक्य में जो गेव है वर्ब है हमारी, क्या है? वर्ब है, क्रिया है हमारी गेव। ठीक है। इसके दो ऑब्जेक्ट हैं, एक मी है और एक ए बुक है। ठीक है। तो इसमें मी और बुक, इस स्थिति में पहले ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं और दूसरे को डायरेक्ट। ये हमारा जो मी दिया है ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जो बुक दिया है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है। नोट, वर्ब के साथ व्हाट लगाकर प्रश्न करने से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का ज्ञात होता है। अगर क्रिया में हम व्हाट मतलब क्या लगा देंगे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता पड़ जाएगा। अगर वर्ब के साथ हम हुम किसको लगा कर प्रश्न करने से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता चल जाएगा। एक बात का ध्यान रखना आप लोग, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा सजीव होता है। क्या होता है? सजीव। जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा वो सजीव रहेगा, और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा वो निर्जीव रहेगा। ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अभी आपको बताया गया था कि कभी कभी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सजीव भी हो सकता है। जैसे मान लो मैं लिख दिया ही गेव मी ए हैन, उसने मुझे एक मुर्गी दी। ठीक है। तो यहाँ पे जो हैन है हमारा डायरेक्ट है। हैन क्या है? डायरेक्ट है, और मी क्या है? इनडायरेक्ट है। तो कभी कभी हो जाता है कि हमें जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा वो सजीव दिया जाएगा। ठीक है। लेकिन जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो सजीव होता है, लेकिन ज़्यादातर जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा वो निर्जीव ही रहेगा। ठीक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले भाग में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।